पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 का मान क्या होगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ लिख लिया। क्या चीज़? tan 48 और tan 48 को पेयर के साथ बना दिया tan 42 को। बाकी tan 23 और tan 67 को एक साथ लिख दिया। ये 42 है और ये 48 है। मैंने इसको क्या लिखा, मैं बोला कि भैया आप चेंज हो जाओ। क्या चीज़ में? 90 - 42 में चेंज जाओ। किसको? 48 को आप 90 - 42 लिख सकते हो। और ये आपका tan 42 है ही। इसको आपने क्या कर लिया है, इनको भी बोला आप एक काम करो, 90 - 67 में बदल जाओ, क्योंकि 90 - 67 कितना होता है? 23। तो ये हो गया tan 67। अभी tan 90 - थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो cot 42 हो गया और ये tan 42 हो गया। ठीक, और ये भी आपका बन जाएगा cot 67 और ये tan 67। तो cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है? 1। cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 में क्या बोला जा रहा है कि समीकरण a इंटू बी माइनस सी का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 के दो मूल हैं। और एक और क्या, दूसरा क्या होगा? यानी इसके एक मूल तो 1 है, दूसरा पूछा जा रहा है। तो मान लिया दो मूलों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो सी यहाँ क्या है? सी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस सी। और इसमें अगर मान लो एक मूल अल्फा है, अल्फा का वैल्यू मान लो 1 दिया है, तो बीटा कितना हो जाएगा? वही आएगा, बीटा इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस सी। ये आएगा। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस सी, यानी ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि यदि ये बिंदु संरेखी हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो संरेखी का केस हमने क्या बताया है कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों संरेखी हैं, तो मान लेते हैं ये ए बी का जो स्लोप आएगा, प्रवणता आएगा, वो बी सी की प्रवणता के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं संरेखी मतलब एक ही रेखा में होना। तो ए का जिसको कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक, बी का कोऑर्डिनेट 4, k है और सी का कोऑर्डिनेट 6, -3 है। मान लिया हमने, अपने से मान लिया। तो अब ए बी का स्लोप निकाल लो। क्या आएगा? k - 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2 बराबर -3 - k डिवाइड बाई 6 - 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा k - 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3 - k डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये -k और प्लस k कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो 2k हो जाएगा। ये -3, ये -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या होगा? तो चलिए हमने क्या कर लिया, एक समचतुर्भुज बना दिया। ठीक, समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो मान लिया ए बी सी और डी हमने लिखा, और पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु और डी ए का मध्य बिंदु। तो ये इसके मध्य बिंदु हैं। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस, क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो पी क्यू आर और एस ये क्या होगा? अगर इनको मिलाया जाएगा तो ये क्या होते हैं? 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे। अब जब ये 90 डिग्री पे कट करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है कि बिंदुओं ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो मान लिया हमने ए बी सी ऐसे बिंदु बना लिया। ए है जिसका कोऑर्डिनेट 5,2 है, बी है जिसका कोऑर्डिनेट 4,7 है, और सी है जिसका कोऑर्डिनेट 7,-4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2, 5,2,1, फिर 4,7,1, और फिर 7, और 7 -4 और ये 1। इसको सॉल्व कर लो। ये डिटर्मिनेंट है 3x3 का डिटर्मिनेंट। तो 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 5 × 5 को ढकोगे तो क्या बचेगा, 2x2 का डिटर्मिनेंट 7 और +4, 7 + 4 हो जाएगा। फिर -2, इसको ढकोगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 7 हो जाएगा, +1 × इसको ढक लो तो इसको ढकोगे तो क्या आ जाएगा, -16 और -49। इसको सॉल्व कर लिया तो 1/2, और ये आपका हो जाएगा 11 × 5 = 55, -4 और -3 हो जाएगा, -3 और -2 +6 हो जाएगा। और यहाँ आप सॉल्व करोगे तो 1 × कितना हो जा रहा है, 55, 65 हो जाएगा माइनस में, तो ये -65 हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 55 - 65 कितना हो जाएगा, -10, और 6 - 10 कितना हो जाएगा, -4, और -4 में आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ रहा। तो क्षेत्रफल जो हमारा होता है माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका मॉड ले लो तो ये आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सी आएगा। एरिया कभी भी हम लोग नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। एरिया हो गया, लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, तो ये हमारा चीज़ें नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हमारा वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा एरिया। देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तब इसमें से कौन सा सही होगा। तो मूल बराबर होने की कंडीशन में पहले तो मान लो मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो मान लिया कैपिटल ए इसको ले लेता हूँ, तो कैपिटल ए का वैल्यू हो जाएगा a² + b², ठीक। कैपिटल बी का वैल्यू होगा -2b × a + c, और ऐसे ही कैपिटल सी का जो वैल्यू होगा वो क्या जाएगा, b² + c² हो जाएगा। तो मूल बराबर है मतलब क्या होगा, b² - 4ac का जो वैल्यू होगा वो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b² क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है, यानी b का वैल्यू है -2b × a + c का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू है वही a² + b², ठीक, और c का वैल्यू है b² + c² बराबर 0। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो -2 हो जाएगा 4, तो 4 अब यहाँ लिखता हूँ 4b², और a + c को ओपन कर लेता हूँ तो a² + c² + 2ac, और -4 इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, a² b² + a² c², फिर b⁴ + b² c² बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, b² a² + b² c², और फिर 2ac b², और यहाँ आपका माइनस ओपन कर दो ब्रैकेट, तो a² b² - a² c² - b⁴ - b² c² बराबर 0। तो a² b² ये कैंसिल हो जाएगा, b² c² ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास बच रहा है उसको लिख लेते हैं, तो 2ac b² - a² c² - b⁴ बराबर 0। b² + ac का होल स्क्वायर दिख रहा है, b² - ac का होल स्क्वायर दिख रहा है, = 0। तो क्या आ जाएगा, b² - ac बराबर 0, या b² = ac, ये आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि यदि x बार x1 x2 x3 xn का माध्य है, मतलब क्या हुआ, x1 + x2 एंड सो ऑन xn का माध्य क्या है, n है, और इसको किससे बोला गया है, x बार से। ठीक, तो बोला जा रहा है कि इसका माध्य क्या होगा, मतलब x1 + k
फिर प्लस x2 प्लस के, फिर प्लस x2 3 प्लस के एंड सो ऑन xn प्लस के, यानी n टाइम्स के ऐड हो जा रहा है इसमें सभी में, ये डिवाइड बाई n हो जाएगा। तो आप क्या करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो xn टाइप टर्म्स तक है इसको एक जगह लिख लो, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn डिवाइड बाई क्या हो जाएगा n प्लस n टाइम्स के हो जाएगा, n टाइम्स के डिवाइडेड बाई n, ये n यहाँ भी डिवाइड होगा। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ऊपर में यहाँ दिया हुआ x बार, तो ये हो जाएगा x बार और यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो x बार प्लस k हो जाएगा आंसर। तो x बार प्लस k कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो बोला जा रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है और दो समान अंक डबलेट आने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। डबलेट का मतलब क्या होता है, डबलेट का मतलब ये होता है कि पहले पास से पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, फिर पहले पे 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए, तीसरे पे 3 आए, मतलब दोनों पे कहने का मतलब ये हुआ। तो 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यही आ सकता है, डबलेट का मतलब यही होता है। तो कुल प्रायिकता कितना है, दो पास एक साथ फेंके जा रहे हैं तो 36 हो जाएगा, और फेवरेबल इवेंट कितना है 6, तो 6/36 यानी 1/6 आएगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक, अब देखो 59 में क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में डी भुजा, ये त्रिभुज ABC है, A B और C, D जो है BC का मध्य बिंदु है, चलो बना लिया। E भुजा DC का मध्य बिंदु है, इस DC का मध्य बिंदु क्या है, E है, ये E। ठीक, तो मान लेते हैं इनको मिला दिया, फिर इनको भी मिला दिया। DC का मध्य बिंदु EDC भुजा DC का मध्य बिंदु है, तथा O भुजा AE का मध्य बिंदु है, AE का मध्य बिंदु O है, ये पॉइंट है, मान लो इसका नाम है O। ठीक, त्रिभुज AOC और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, AOC ये होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं त्रिभुज ADE की बात करूं, क्योंकि BC और ABD और ADC जो दोनों हैं आधा आधा होंगे, आधा आधा मतलब कि ये DBC का मध्य बिंदु है इसलिए। तो अगर मैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABD की बात करूं तो किसके इक्वल आएगा, 1/2 एरिया ऑफ ABC के, यानी ABC का आएगा। या इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि एरिया ऑफ ADC लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये वाला ADC, तो ADC भी इसी के इक्वल आएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ADC और AEC की बात करूं तो भी यहाँ पे भी तो आधा आएगा। तो आपने क्या कर लिया कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC निकाल रहे हो, AEC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब ADC का वैल्यू चाहो तो इसे यहाँ रख दो ताकि ABC में हमारा बनता चला जाए। तो मान लिया 1/2 पहले से ही है और एरिया ऑफ ADC लिख दिया, तो ये क्या है 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर से आगे आते हैं, AEC का निकल गया भाई। तो AEC का अगर हमारा एरिया निकल गया तो फिर अगर मैं इधर की तरफ आता हूँ, किसकी बात किया जा रहा है, AOC की बात किया जा रहा है। ठीक, तो AOC का अगर आप एरिया निकालोगे तो यहाँ से देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट है तो आप क्या लिख सकते हो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ AEC का आधा हो जाएगा AOC, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC हो जाएगा, ट्रायंगल AEC। और AEC का आपने वैल्यू यहाँ लिख रखा है, सॉरी यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 एरिया ऑफ
1/2 यहाँ हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। तो अगर मान लिया हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC का, तो यहाँ ABC के टर्म्स में आपने लिखा है तो लिख दो यहाँ 1/2 और 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो AOC और AEC का हमने निकाल लिया, तो अगर आप निकालोगे तो AOC और ABC का एरिया क्या आएगा 1:8 आएगा। यहाँ से अगर आप इसको इधर डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 का मतलब क्या हुआ 1:8, तो ये हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये वृत्त है इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र मान लो O है, और 5 सेंटीमीटर दूर पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या इसको यहाँ ड्रॉप कर लिए तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। अब अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूअस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर बराबर, इसको आप x मानते हो तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बस। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि दिए गए वृत्त चित्र में YO और ZO क्रमशः Y और Z के समद्विभाजक हों तो YOZ का वैल्यू बताना है। ठीक, कैसे बताओगे भाई, ये हमारा 62 डिग्री दे, मैं यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये देखिए ये हमने ऐसे बना दिया, और ये है x, ये है y और ये है z। तो ये अगर मान लो 52 है और ये 62 है, ये 62 है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर 54 है तो ये 27 हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है, ये 27 होगा। ये भी समद्विभाजक है, तो मान लो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये ट्राइंगल XYZ ले लेते हैं। तो XYZ में जो सम आएगा वो क्या आएगा 180 आएगा, यानी 62 प्लस 54 प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस, इसको आप ऐड कर लो, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा, 116 हो रहा है। तो 116 में से आप इसको माइनस करोगे कितना होगा 64, तो 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 64 6 70 10 80, यानी थीटा बराबर हो जाएगा थीटा 2 थीटा बराबर 64, तो थीटा बराबर 32 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है YOZ ये पूछा जा रहा है। तो फिर से ट्रायंगल, ये अगर O है तो ट्रायंगल XOZ ले लो। तो XOZ लोगे तो कितना आएगा 27 प्लस 32 प्लस मान लेते हैं ये आप x मान लो, तो प्लस x बराबर कितना 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 7 2 9 और 3 और 2 5 59 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 121 डिग्री आएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 121 डिग्री, यानी ऑप्शन 1 या ए। ठीक, ये देखो पेंसिल वेंसिल वाला अगला क्वेश्चन पढ़ो। पेंसिल वेंसिल वाला आ गया बच्चों वाले क्वेश्चन। शायद हम भी तो बच्चे ही हैं, बिल्कुल हैं। देखते हैं। तो मान लिया क्या दिया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो। ठीक, मान लो हमने पेंसिल को किससे मान लिया x से, पेंसिल x मान लिया, और कलम जो दिया हुआ है उसको हमने y मान लिया, y रुपीज़ मान लिया ऐसे। तो कितने, पहले में क्या बोला जाए 5 पेंसिल और 7 कलम किसके बराबर है 50 रुपये के। ठीक, दूसरे में क्या बोला जाए कि 7 पेंसिल और 5 कलम
का मूल्य 46 रुपये है। तो क्या पूछा जा रहा है, पेंसिल का यानी x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, y का कोफिशिएंट बराबर करके और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो कैसे होगा, आप क्या करो, पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 और 49 यानी 25x माइनस 49x बराबर ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35। तो ये दोनों कैंसिल करोगे, माइनस कर दो तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप 50 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 46 गुणे 7 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ माइनस में 24x बराबर 250 ये और 7 छक 42 को 2 और 7 चौक 28 4 32 322 आ रहा। तो 322 50 और 77 आ रहा है माइनस में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 से 72 होता है तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। यानी एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 3 रुपये होगा। मार्केट में तो 5 रुपया मिल रहा है तो ये तो अच्छा ही है, सस्ता ही दे रहा है, निकाल लो खरीद लो, है कि नहीं। तो मार्केट में एक पेंसिल का जो कॉस्ट होता है वो अच्छी पेंसिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पता चला सर 5 रुपये में हम तो 2.5 रुपये में लेके आ जाते हैं, 5 में एक पेंसिल लिया उसको 3 भाग में वो 2 भाग में तोड़ दिया, सर हमारे पास तो 2.5 रुपये में एक पेंसिल आ जाता है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है एक, अगर पेंसिल का कॉस्ट आपको कम करना है इससे भी, तो वही काम किया, लिया और तोड़ दिया। और आजकल पेंसिल खरीदता कौन है, दूसरे का चुरा के तोड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, है कि नहीं भाई। बड़े लोगों के पेंसिल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, छोटे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में छोटे भाई बहन हैं, उन्हीं का तोड़ लिए और काम चला लिए या ले लिए। तो कॉस्ट की बात हो रही थी, तो पेंसिल का यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि पेंसिल का कॉस्ट जो दिया हुआ वो तो अच्छा ही हमारे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हमारी हो रही थी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बारे में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण, क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है। तो ऐसे समझो, ये दिया हुआ एक 60 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक, ये 60 डिग्री का कोण बनाया है। अब ये 60 डिग्री का कोण है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, होता कैसे है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो थीटा कितना है 60, थीटा डिवाइड बाई 360 ये आपका आ जाएगा। और आर ये इससे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर का वैल्यू है 6 का स्क्वायर यानी 36, तो ये जाएगा 36 और डिवाइड बाई 6 ये 6 हो जाएगा। तो ये इसको भी कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। अच्छा 6 पाई हमारा आंसर दिया नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22 डिवाइड बाई 7। तो 22 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 और 13 बटा 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। देखो अगला, समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं भाई, एक दूसरे पर लंब होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी आपको इसी से रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 65 श्रृंखला 2 8 12 32 के n पदों का योग निकालना। तो पहले हम लोग श्रृंखला लिखते हैं, ये सीरीज जो दिया हुआ, ये √2 ऐसे ही रहने दो। √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो भाई। 8 को क्या लिखोगे, 4 गुणे 2 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 आ जाएगा। ऐसी 18 लिखा हुआ है तो 18 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 3√2, 3√2। ऐसी 32 का 4√2, 16 दूना 32 होता है, 4√2 ऐसे आ जाएगा। कि n पदों का योग पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, प्रथम पद √2 और इसमें क्या निकल के आ रहा है, सीरीज कैसा बन रहा है, कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, क्या चीज़ √2 आ रहा है। तो डी आप बोल सकते हो √2, ठीक। तो सम निकाल लेते हैं, Sn बराबर n/2 2a 2 इंटू a यानी √2 2 इंटू a प्लस n-1
n माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू √2। तो सॉल्व कर लिया इसको, तो n/2 2√2 प्लस n√2 माइनस √2। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2√2 इंटू n/2 प्लस n² √2 डिवाइड बाई 2 माइनस √2 इंटू n/2, ये आपका आएगा। तो अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको n√2 प्लस n² माइनस √2 n डिवाइड बाई 2, ये आपका आ रहा है। तो ये n² वाला टर्म्स को एक साथ ले लिया, n² √2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2n√2 माइनस n√2, तो कितना आ जाएगा n√2 ही आएगा, n√2 2 टाइम्स ऑफ n√2 और माइनस n टाइम्स √2, कितना आ जाएगा इतना n√2 डिवाइड बाई 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से, तो ये क्या हो जा रहा है डिवाइड बाई 2 है, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो n² √2 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, और इसको सॉल्व करोगे तो n√2 प्लस में आएगा n√2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से n√2 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n√2 डिवाइड बाई 2 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा n+1 बच जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक, या इसको और क्या लिख सकते हो, n/√2 इंटू n+1 भी लिख सकते हो, तो n+1 डिवाइड बाई √2 आपका आ रहा है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं, तो मतलब क्या होगा, शून्यक है मतलब सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा -b/a होता है यानी 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है यानी -8 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8, तो -2 यानी -6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी।